इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन और विषय है गेहूं की पछेती बिजाई में सावधानियां। इस विषय पर स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदीप रावल। आप संयोजक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दामला में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए स्टूडियो में विराजमान हैं गिरधारी भाई। तो जिन भाइयों ने गेहूं की पछेती बिजाई करनी है और कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, चाहे किस्मों के बारे में, चाहे खाद के बारे में, चाहे कुछ भी पछेती बिजाई से संबंधित आप कोई समस्या रखते हैं या कोई सुझाव चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सीधे आप स्टूडियो में फ़ोन करें। हमारा फ़ोन है 221 322, ये फ़ोन नंबर है। और कुरुक्षेत्र का जो STD कोड है वो है 01744। फ़ोन नंबर दोबारा दोहरा दें, 01744 221 322। तो बिना देरी किए आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों की जिसे आपने पता है कि दिन मंगलवार और फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम मौसम आवश्यकता के हिसाब से विषय लेके आते हैं। और आज का विषय जैसे आपको पता ही है कि पछेती गेहूं की बिजाई में सावधानियां। और हमारे बीच हैं डॉक्टर संदीप रावल, जो संयोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुना के अंदर। साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि जो विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, अन्य फ़ोन ना करें, ताकि जो कार्यक्रम में किस तरह कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी लाल जी। डॉक्टर साहब, आपके इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सब जैसे कि गेहूं एक मुख्य फसल है इस क्षेत्र की, एक तो था कि समय पे जो लगा चुके हैं, अब है जिन साथियों ने समय पे नहीं लगाई उनके लिए भी अवसर है लगाने का। बिल्कुल सर। तो यही जानना चाहेंगे कि उसे हम पछेती ही कहेंगे। जी जी। तो ये पछेती गेहूं की बिजाई में किन किन मुख्य बातों का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि जो हमारा किसान साथी है एक बेहतर फसल ले सके, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कम लागत पे अधिक उत्पादन। बिल्कुल जी, आपने बड़ा ही एक बहुत समय पे ये प्रोग्राम रखा है और बहुत अच्छा विषय रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फसल चक्र हैं हमारे जिसमें गेहूं की बिजाई लेट हो ही जाती है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर गन्ना बिजाई कर रखा है किसान ने तो उसके बाद लेट बिजाई हो जाती है। कोई अगेती तोरिया किसी ने लगाई है उसके बाद वो गेहूं बिजाई करना चाहता है, उसमें हो सकता है। सब्जियां लगा के कोई किसान भाई करता है तो उसमें लेट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जैसे आपने जैसा बताया कि गेहूं एक बहुत हमारी मुख्य फसल है, तो उसके लिए एक उत्पादकता में हमारी वृद्धि रहे, कम लागत रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि जब हम पछेती में जाते हैं जी। पहले तो पछेती की जैसे अगर हम बात करें तो पछेती जैसे आज 22 नवंबर का दिन है आपका जी। तो अब से जो हमारी वैरायटी जो भी हम किस्म लगाएंगे या जो गेहूं लगाएंगे वो हमारे पछेती के अंदर ही लगभग लगेंगी। तो इसमें बात आती है कि हम कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम पछेती गेहूं लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ रहेगा, जब समय और तारीख का जिक्र हो ही गया तो कब तक पछेती लगा सकते हैं? जी, इसमें देखिए हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की भी इसमें सिफारिश है कि तीसरा हफ्ता जो है दिसंबर का, तब तक इसकी गेहूं की बिजाई आप पूरी कर लें। यानी लगभग 21 दिसंबर तक, 21 से 22 दिसंबर तक किसान पूरी कर लें, क्योंकि अगर उसके बाद गेहूं की बिजाई करते हैं तो शोध में भी ये पाया गया है कि प्रति
हफ्ते के हिसाब से 3-4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की गिरावट गेहूं में देखी जाती है। ये मौसम आधारित हो जाती है, अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो ये गिरावट और भी ज़्यादा हो सकती है। यानी ये मान के चलेंगे लगभग 80 किलो के आसपास 1 किलो में से कम होगी। हाँ प्रति हफ्ते के हिसाब से। जी। जी। तो इसलिए है कि भाई हम 21 दिसंबर के बाद उसको गेहूं की बिजाई ना करें, हम दूसरी फसलें हैं हमारी उनको वो उसमें ले सकते हैं। जहाँ तक गेहूं की ही बात है तो क्योंकि इस समय की कमी बहुत रहती है कि अगर हमारे आम तौर पे जैसे किस्में हैं वो 145 से 155 दिन का समय लेती हैं जो समय से हम बिजाई करते हैं जी। लेकिन अब जो किस्में लगेंगी उनके लिए लगभग हमारा 125 दिन का समय या 130 दिन का समय बचता है जी। तो इसमें सबसे आवश्यकता है कि जो हम किस्म का उसमें सिलेक्शन करें जी। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कम अवधि वाली हमारी किस्में हैं जो कम दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं और ख़ासकर जिसमें तापमान प्रतिरोधी हों कि भाई उसमें, क्योंकि जब से मार्च और अप्रैल में जाके एकदम तापमान बढ़ता है, खासकर पिछले साल जैसे मार्च में एकदम तापमान बढ़ा और 15 से 20% उसमें जो हमारी उपज थी उसमें कमी देखी गई। तो उसको देखते हुए किस्मों का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें कुछ किस्में हैं, खासकर मैं बात करूं तो सबसे पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो हमारी किस्में हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो उसमें कुछ किस्में बहुत अच्छी हैं जैसे WH 1021, WH 1124 जी। इसके अलावा राज 3765, राज 3765 जी। इसके अलावा जो पूसा संस्थान है दिल्ली में जी। उनकी कुछ वैरायटी हैं उसमें जैसे HD 2932 जी, HD 3049, इसके अलावा WR 544, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो लगभग 120 से 22 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। इसमें जो वैरायटी है WH 1124, ये एक तो इसमें गिरने की समस्या बहुत कम है, तना इसका सख्त है। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा भी इसमें प्रचुर है, 12.9% इसमें प्रोटीन रहता है। तो बहुत ही अच्छी किस्म ये हमारी पछेती बिजाई में साबित होती है। तो सब जो किस्में आप जिक्र की हैं इन किस्मों का लगभग हम कितना झाड़ या कितना उत्पादन ले सकते हैं अंदाजा? इसमें 17 से 20 कुंटल के आसपास इसमें उपज ली जा सकती है। हालांकि उपज के हिसाब से देखें तो और भी वैरायटी हैं जैसे 2851 है, आमतौर पे किसान उसी को लगाता है लेकिन उसमें रतुआ जो है वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा आने लगी है तो उसकी वजह से ये रतुए के अनुकूल है। हाँ बिल्कुल, इसमें 2851 में क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक हो चुकी है तो इसमें रतुआ देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि इसमें समस्या ज़्यादा रहती है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो जो रोग रोधी किस्में अभी बताई गई हैं केवल उन्हीं को वो लगाए। यानी WH 1021, 1124 या राज 3765 या जो पूसा की है HD 32, 3049, एक अपना WR 544, ये ऐसी किस्में हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं। जी, रोग रोधी भी हैं और कम समय में लगभग 122 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती हैं हमारी। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि किस्में तो ये हैं, इन किस्मों की हम चर्चा भी करेंगे इनकी विशेषताओं की। लेकिन सबसे पहले तो जो मुख्य भूमिका किसी फसल में है उसके खेत की तैयारी की। जी सर बिल्कुल। तो इसमें भी खेत की तैयारी का विशेष ख्याल रखना बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जो समय है वो बहुत कम रहता है। तो सबसे पहले तो किसान भाई इस तरीके से अपना जो फसल चक्र अपनाएं या इस फसल को इस तरीके से लगाएं कि जो समय कम से कम लगे। उसके लिए पहली बात तो यही है कि जो आखिरी पानी वो इससे पिछली फसल में देते हैं उसको इस तरीके से दें कि उसी नमी के अंदर दोबारा पलेवा ना करना पड़े, उसी नमी के अंदर गेहूं की बिजाई हो जाए ताकि हमारा जो हफ्ते से 10 दिन का समय है वो हमारा बचत हो और हम उसमें समय से बिजाई कर पाएं। इसके साथ साथ हमने कुछ शोध भी किए, उसमें भी देखा कि जैसे अगर मान लो गन्ने की बिजाई के बाद आप गेहूं की बिजाई कर रहे हैं और उसमें अगर मिट्टी नहीं चढ़ी है और समतल खेत है तो उसके अंदर पत्ती को वहीं रख के आप पहले मल्चर चला के उसकी कुट्टी काट के उसके बाद हैप्पी सीडर से उसी के अंदर बिजाई कर सकते हैं। इससे ना समय की बचत होगी केवल, बल्कि इसमें डीजल की खपत, ईंधन की खपत वो भी कम होती है, लेबर की आवश्यकता भी हमारी कम रहती है। आपकी थोड़ी फसल अवशेष रह गए खेत के अंदर उनकी भी। हाँ जी। इसके साथ अगर दूसरी फसलें लगाई हैं उसमें अगर खेत तैयार करने की आवश्यकता है तो उसमें मिट्टी पलटने वाले हल से पहले मिट्टी पलटें, उसके बाद दूसरा हैरो लगा के बुरबुरी मिट्टी बना के उसमें ड्रिल द्वारा किसान भाई बिजाई करें। जी डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं। जी हेलो।
हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव सहरसा से बोल रहे जी। नाम? सहरसा जी। ये आपका नाम? बलदेव सिंह है। हाँ बलदेव सिंह, ये बताओ क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहा है कनक के जो बीज रखी है निकली नहीं है, आज 1 हफ्ता हो गया। कौन सी वो रखी है? ये 30 है जी, 330। अच्छा 330 पता 303 है, पता 30 है इतना। अच्छा, अंदाजा 303 या 330 में से एक है। डॉक्टर साहब। बलदेव जी देखिए, पहली बात तो वैरायटी आपकी DBW 303 है, करनाल वालों की वैरायटी है, जो करनाल में संस्थान है। और उम्मीद है कि आपने वो सरकारी केंद्र से ही उसका बीज खरीदा है, सर्टिफाइड प्रमाणित बीज खरीदा है। सर्दियों में एक होता है हमारा कि क्योंकि तापमान में गिरावट हो जाती है, और ये अगेती किस्म है आपकी कि 25 अक्टूबर से और आप 10 या 15 नवंबर तक इसकी बिजाई करनी चाहिए, हमारी जो सिफारिश है। तो कम तापमान होने की वजह से कई बार हमारी जो जमाव है उसमें थोड़ा सा देरी हो जाती है। इसके अलावा कोई और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आपकी गहराई है, अगर आपने ड्रिल से बिजाई करी है तो हमारा 4 से 5 सेंटीमीटर की हम गहराई बोलते हैं, अगर उस पर बिजाई करी है आपने तो ये तो चिंता की थी। हाँ, तो उसमें ये समस्या बलदेव जी आ सकती है कि कई बार हमारा जैसे आप 2 बार सुहागा लगा देते हैं या कई बार बीज हमारा गहरा चला जाता है, तो उसमें थोड़ी देर दिन बाद उसमें वो जमाव आ जाएगा। आपको चिंता करने का विषय नहीं है। अच्छा, ठंड की वजह से बलदेव जी थोड़ी सी बात और देख लो, ठीक है ना, हो जाएगी, कोई बात नहीं। पड़ेगा करके कराने तो नमी तो थी उसमें। हाँ कोई बात, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठंड के कारण थोड़ा सा नहीं, हफ्ते बजाय 10-12 दिन लग सकेंगे, तो थोड़ी सी बात देख लो, हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब चर्चा करते हैं खेत की तैयारी की कि अगर कोई और फसल ऐसी है वो ली गई है उसमें, तो उसमें ऐसा है जी कि उसमें पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, ताकि उसके बाद फिर दूसरा हैरो चला के, आमतौर पर जैसे किसान करते भी हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना के उसके बाद उसमें आप ड्रिल से बिजाई उसमें कर सकते हैं जी। तो पानी का विशेष ख्याल, कुछ पैसे पहले कुछ देना हो या खाद देना हो कुछ पहले बिजाई से पहले? हाँ जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये है कि जैसे हम जब पछेती बिजाई करते हैं, तो जैसे अभी ये सवाल भी आया था, इसी सवाल से ही मैं अब अगली बात रखना चाहूँगा कि एक सार जमाव हो और अच्छा जमाव हो, हमारा जल्दी जमाव हो, उसके लिए बीज उपचार बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं कि रात भर उसको 12 घंटे के लिए बीज को भिगो के रखें, अगर पछेती बिजाई वो कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो पानी का स्तर है वो 1 से 2 सेंटीमीटर उससे ऊपर रहे बीज से, और उसके बाद सुबह उसको निकाल के छाया में पल्ली के ऊपर वो उसे फैला दें और उसको सुखा के, उसके बाद उसमें बीज उपचार जो है, पहले कीटनाशक दवाई से, फिर जो हमारी फफूंदनाशक दवाई है जो हम बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं, और आखिर में वो जीवाणु खाद जो है, इससे कब्ज के नाम से याद रख सकते हैं किसान भाई, क से कीटनाशक दवाई, ब से बीमारी नाशक दवाई और ज से जीवाणु खाद। इस तरीके से वो करेंगे तो इसमें एक सार जमाव और जल्दी जमाव जो है, खासकर जो हमारी पछेती बिजाई में ये समस्या रहती है कि भाई टेम्परेचर कम होने की वजह से जमाव कभी किसी कारणवश हमारा लेट हो जाता है जी। तो उसमें पहली बात अगर करें तो जो कीटनाशी है उसमें वो क्लोरोपाइरिफोस से उसका बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद बीमारी नाशक के लिए जहाँ तक बात है तो उसमें कार्बेंडाजिम जो बेवेस्टीन के नाम से आती है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या टेबिक्विनाजोल जो रेक्सिल के नाम से आती है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से किसान भाई उसको लगा सकते हैं। एक क्योंकि जैसे इसमें बीज की बात हो रही है तो बीज दर भी थोड़ा सा किसानों को पछेती बिजाई के हिसाब से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम पछेती बिजाई कर रहे हैं तो इसमें 25% बीज हमें अधिक रखना पड़ेगा। खासकर जैसा अभी किसान भाई कहते हैं कि छिट्टा बिजाई उन्होंने करी है तो उसमें हमें और भी ज़्यादा आवश्यकता रहती है क्योंकि जमाव कम रहता है। तो इसके लिए अगर पछेती बिजाई कर रहे हैं, छिट्टे से बिजाई कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज किसान को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर जीवाणु खाद की बात है बीच में कि तीसरे नंबर पे जीवाणु खाद का प्रयोग करना है। आजकल प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और ये बढ़ावा क्या समय की मांग भी है, जिस हिसाब से जमीन की मांग समय की मांग है, तो प्राकृतिक खाद में जीवाणु खाद भी एक खाद है, तो इनका कितना महत्व है आजकल?
देखिए वैसे तो जो प्राकृतिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बाहर से कुछ नहीं डालते। एक हमारा जैविक खेती है, उसमें हम सारे स्रोत जो है हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती में भी हम यही कोशिश करते हैं कि जो वहाँ का नेचुरल जो भी उसमें जीवाणु हैं, जो मित्र कीट हैं या हमारे जो पोषक तत्व वहाँ पे मिले हैं, उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जाए। और उसमें हमारे जीवाणु जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, किसान के वो मित्र हैं। आमतौर पे जैसे किसान भाई पराली जलाते हैं, अंधाधुंध जो हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे देखा जा रहा है कि हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य पे असर आता है और हमारी जो जीवाणु की संख्या है ये खेत के अंदर कम होती जा रही है। तो इसको देखते हुए जीवाणुओं से हमारा बीज उपचार बड़ा महत्वपूर्ण है अगर हम फसल में की उपज में वृद्धि चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से भी किसान भाई इसके जीवाणु खाद ले सकते हैं। इसमें कुछ हैं, जैसे गेहूं की बात करें तो इसमें एजोटोबैक्टर नामक एक बैक्टीरिया होता है जो हमारा जो नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से किसान भाई डालते हैं उसका मिट्टी के अंदर स्थिरीकरण करता है। दूसरा पीएसबी होता है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो किसान भाई डीएपी डालते हैं क्योंकि वो मिट्टी में जाते ही वहीं स्थिर हो जाता है, उसकी उपलब्धता कम होती है। तो उसकी घुलनशीलता बढ़ाने के लिए जो पीएसबी है ये बहुत अच्छा उसमें सहायक है। तो इनका अगर प्रयोग करते हैं किसान भाई तो जो भी उन्होंने पोषक तत्व डालने हैं उसकी उपलब्धता उसमें बढ़ेगी। या मिट्टी में अगर आपके पहले ही मिट्टी में उसकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है, अगर उसमें पोषक तत्व हैं तो वहाँ से भी जो उनकी उपलब्धता है वो जीवाणुओं से बढ़ा सकते हैं। यानी जीवाणु खाद तो ये मान लीजिए कि पोषक तत्वों के लिए घी का काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन दूसरे उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। जी किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 73 और 25% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 25 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा रात्रि के तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान हवा की गति सामान्य रहने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है तथा आज सुबह कहीं कहीं पर बहुत हल्की धुंध आ सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं गांव बपदा से मामचंद बोल रहे हैं जी। गांव बपदा से मामचंद जी? हाँ जी। मामचंद जी क्या पूछना है? ये जो खेती गेहूं है, हाँ जी, ये छिंटे में और ड्रिल से तपड़ में कुछ अंतर है जी इसमें कम बत्ती का? जी दर्शक जी मामचंद जी, देखिए जब आप छिट्टे से बिजाई करते हैं तो उससे जो हम कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, जिससे समस्या क्या होती है, और ना ही हम गहराई सुनिश्चित कर पाते हैं, जिससे समस्या ये होती है कि कहीं पे तो हमारा बीज ज़्यादा गिर जाता है, कहीं पे उसकी संख्या कम रह जाती है, जिससे फिर आपस में जहाँ ज़्यादा संख्या होगी, आप किसान हैं आपने देखा भी होगा, जहाँ पे बीज ज़्यादा गिर जाएगा आपस में प्रतिस्पर्धा उनकी बढ़ेगी और उपज वो पूरी नहीं आ पाएगी। और जहाँ पे संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि पौधों की संख्या अगर कम है तो वो आपकी उपज में कमी लेके आते हैं। तो इसलिए हमारी वैज्ञानिकों की, हमारे कृषि विश्वविद्यालय की ये सिफारिश है कि आप बिजाई जो है वो लाइनों में ड्रिल का उपयोग करें, ताकि उससे आपकी जो गहराई है वो भी आप उससे सुनिश्चित करें, और जो आपसे जो बीज दर है, जैसा मैंने बताया कि अगर आप 75 बिजाई करते हैं तो उसमें आपको बीज दर बढ़ाने की 25% बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, तो वो भी आप उसमें सुनिश्चित, क्योंकि एग्जैक्ट आपका सुनिश्चित कर सकते हैं तो उससे। और दूसरा क्या है, जैसे आप फॉस्फोरस जो डीएपी जो आप डालते हैं उसका बीज के पास पड़ना बड़ा आवश्यक है। अब जब ड्रिल में आप बिजाई करेंगे तो उसमें 2 बक्से रहते हैं, एक आपका बीज का, एक आपका डीएपी या खाद डालने के लिए। तो उसमें जब आप डीएपी डाल के करते हैं तो बिल्कुल बीज के नीचे वो गिरता है, जैसी आपकी जड़ें निकलती हैं उसकी उपलब्धता जो है
वो छिट्टा मारने की बजाय उसमें उपलब्धता उसकी ज़्यादा रहती है, उससे उपज जो है आपकी उसमें भी वृद्धि देखी जाती है। तो आप ड्रिल से बिजाई करें, ऐसी मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब प्रश्न तो हम पूछने वाले थे, अच्छा है कि श्रोता ने प्रश्न पूछ लिया कि ड्रिल की विधि ज़्यादा बढ़िया है जी। अब इसमें बात होती है गहराई की। जी। कितनी गहराई श्रोता को मतलब इसमें दो चीज़ हैं सर, एक तो कतार से कतार की दूरी भी और गहराई भी जी। आमतौर पे जब हम समय से जब बिजाई करते हैं तो हम 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, क्योंकि इसमें हम बीज दर जैसा मैंने बताया कि बढ़ा के करते हैं, पछेती हम बिजाई कर रहे हैं। तो इसमें एक तो जो आपकी कतार से कतार की दूरी है वो 18 सेंटीमीटर की सिफारिश है। आजकल जो ड्रिल आती हैं उसमें यू क्लिप लगी रहती हैं, तो वो भी बदली जा सकती हैं, वो कम दूरी करी जा सकती है। और जहाँ तक गहराई की बात करते हैं तो उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई रखनी चाहिए। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? देशराज गाँव खैरा से बोल रहे जी। देशराज जी कहाँ से? खैरा 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 खैरी से। हाँ देशराज जी, क्या पूछना है जी? मना डॉक्टर साहब 1 किलो गोभी का रखे। गोभी का? हाँ जी। अच्छा, उसमें डिल ले रहा, उसमें मान ले नैनो यूरिया के रो या सूखा यूरिया जी? देखिए देशराज जी, पहली बात तो उसमें जो आप नैनो यूरिया और जो इनकी बात कर रहे हैं ये पोषक तत्व हैं, और जो आप डिल्ला बात कर रहे हैं वो खरपतवार है। तो इससे आपका खरपतवार का कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए आप, क्योंकि सब्जियों में हम ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करने से, क्योंकि उसका एकदम खपत होती है, तो उससे हम चाहते हैं कि वो कम से कम दवाई का प्रयोग हो। तो उसमें डिल्ले के लिए आप उसमें अगर निराई गुड़ाई कर सकते हैं तो कृपया करके वो करें। उससे आपका जो है काफ़ी हद तक, हालांकि क्योंकि ये वेजिटेटिव है, गुड़ाई तो करवा दीजिए, फिर उतनी हो जाए दुगना हुआ। हाँ, उसमें क्या है जी कि जैसे जैसे अब आपकी इसकी फसल की ग्रोथ बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे करके उसको कवर करेगी और उसमें डिल्ले की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा अभी उसमें नैनो यूरिया ठीक रहा या तो सूखा यूरिया? देखिए नैनो यूरिया की हमारे कृषि विश्वविद्यालय की अभी सिफारिश नहीं है, उस पर अभी शोध चल रहा है। जैसे ही शोध पूरे हो जाएंगे तो आपको उसके ऊपर बताया जाएगा। अभी आप जो आपके पास जो सफ़ेद रंग का जो यूरिया आता है, दानेदार जो यूरिया है, उसी का प्रयोग करें, वो पर्याप्त है। उससे तो जी फिर डिल्ला बढ़ा जाना, वो यूरिया दे दो। हाँ, वो आपका जब आप नैनो यूरिया का करेंगे उससे और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो पत्तों के माध्यम से एकदम उसकी पत्तों के अंदर वो जाएगा और उसकी उपलब्धता और जल्दी हो जाएगी, तो उससे और ज़्यादा समस्या आपकी पैदा होगी। उसके लिए आपको आपके पास अगर अवशेष हैं, हाँ जी, दूसरे आपके पास कोई अवशेष पड़े हों, जैसे पराली बच रही हो किसी, अभी जैसे जीरी का सीजन खत्म हुआ है, तो उसको एक बार निराई गुड़ाई करके उसके ऊपर वो पराली आप डाल दें, उससे काफ़ी हद तक इसका जमा कम हो जाएगा। दवाई भी है जी कोई? है जी, दवाई भी है कोई? दवाई इसमें नहीं है, दवाई तो है जी, वो फसल पे निर्धारित होता है कि कौन सी आपने फसल ली है। जैसे गन्ने के अंदर जैसे मैं गोभी काट का कर सकूं, मान ले दवाई गिर सकूं गोभी काट का। गोभी के बाद जब आपने काट ली फिर उसमें आवश्यकता नहीं है आपके उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, जब आप गोभी काट के अगली फसल में टंग करा फिर जी हो, अगली फसल में उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगली फसल कौन सी लगाना चाहते हैं आप? अगली जो है टमाटर लगाना। उसमें भी मैं वही कह रहा हूँ कि टमाटर में भी देखिए, अभी तो आप पहले उसके अंदर उसकी पौध लगाएंगे, और तब तक क्या है कि जैसे तापमान में कमी आएगी तो इसका जमाव वैसे ही कम होता चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे उसमें कि जो गहराई है जी, जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी जी। इसके अलावा हमें खाद का ख्याल रखना पड़ेगा, कितना खाद वो? हाँ, देखिए सबसे पहली तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपनी मिट्टी जांच जरूर करवाएं और उसी के आधार पे जो पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग अपने खेत के अंदर करें। जनरल रिकमेंडेशन हमारी गेहूं के अंदर है कि वो 130 किलो यूरिया, 150 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, अगर डीएपी के माध्यम से देते हैं तो 1 कट्टा डीएपी का, और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसके साथ साथ आजकल देखा गया है कि जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, आयरन है, इनकी भी कमी देखने में मिलती है। तो जिंक के लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाई कि 21% वाला जो जिंक है वो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं।
आजकल जैसे 33% में भी आता है हमारा जिंक, तो उसमें अगर 33% वाला प्रयोग कर रहे हैं तो 6.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सतपाल पनेटा नगर से। जी पनेटा जी, क्या पूछना है? बाबू जी 1 तारीख ने गेहूं बोई थी। अच्छा। घर पानी शुरू कर दिया। अच्छा। उसमें गिरा डाई का कट्टा गिरा था। अच्छा। अब 10 किलो जिंक सुपर और पोटास और एक सागर का है, उसके लिए मैं थैली थी, वो क्या कैसे गिरूं? पंजेटा जी देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका DAP है, पोटाश और जिंक, ये आपका एक मोटा सा कंसेप्ट है कि ये दबना चाहिए आपका, यानी कि जब आप खेत तैयार करते हैं उस समय आपको डालने की आवश्यकता है। बाद में अगर आप डालते हैं तो जैसे आप DAP डालेंगे वो ऊपर ही पड़ा रह जाएगा, उसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। DAP तो दाब दिया जी तो। हाँ जी, DAP भी, पोटाश भी आपको जब आप खेत तैयार कर रहे हैं उसी समय, और उसी समय जिंक, और 1/3 आपकी जो यूरिया की मात्रा है वो आपको उसी समय देनी है। बाकी की जो आपकी बचती है वो आप पहले और दूसरे पानी पे उसको डाल सकते हैं। पानी बाद में देखिए, यूरिया के 2 तरीके से उसका नुकसान हो सकता है। एक तो वो पानी में क्योंकि घुलनशील है, पहले अगर लगा देते हैं तो वो पानी के साथ साथ वो नीचे जड़ों से भी नीचे चला जाता है, तो उससे काफ़ी नुकसान हमने देखने में पाया है। वो हमारा पानी है पीने लायक, उसको भी दूषित करता है। इसलिए आप पहले पानी लगा के उसके बाद जैसे ही आपका बत्तर आता है खेत, उसके अंदर यूरिया का प्रयोग करें। डॉक्टर संदीप रावल जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी गिरधारी लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाले सभी इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी का अंक ये समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।